दोस्तों, कला आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो व्याकरण का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, अक्सर तौर पे आप देखते होंगे कि स्टेट की एग्ज़ाम हो या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, इनमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर तौर पे आप हिंदी के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ग्रामर में वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सामान्य चीज़ें बता देना चाहता हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा मेरी बात को कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण है। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर, ध्यान देना मेरी बात को, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। देखो, मैंने दो चीज़ बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। क्यों? क्योंकि वर्ण का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर क, म, ल, ये कमल अगर वर्ण है तो ये वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर शब्द बना दो इससे कमल, तो कमल का अर्थ है, क्योंकि कमल का मतलब फूल, कमल एक फूल का नाम है। अगर पानी लिख दो तो पानी का भी अपना एक मीनिंग होता है, पानी का भी अपना एक अर्थ है ना। अगर धरती लिख दो तो धरती का भी अपना एक अर्थ है। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ होता है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगा वो शब्द होता है। अब देखो कि भाषा के जो सबसे बड़ी इकाई होता है, ये तो तुम समझ गए कि भाषा की सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ा इकाई कौन है, तो वाक्य है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो वाक्य है ना। क्योंकि आप देखिए, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। शब्द के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे देखो, क, म, ल, कमल, ये वर्ण है, क, म, ल, ये। लेकिन अगर तुम इससे बनाओ कमल तो ये शब्द हो जाएगा। और अगर इसको तुम वाक्य में ले आओ तो कमल भारत का एक राष्ट्रीय पुष्प है, ये वाक्य है। क्योंकि जब शब्द को हम व्यवस्थित रूप से मिला रहे हैं तो यहाँ पर ये शब्द अर्थ दे रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। अब देखो कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। अक्सर तौर पे तुम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो देखो, शब्द और पद में अंतर क्या होता है? शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाएगा तो उस शब्द होगा। जैसे मान लो कि अगर हिमालय मैंने लिख दिया हिमालय, या अगर मैं लिख दूं हिमालय पर से, जैसे मान लो मैं पुस्तक लिख दिया, तो ये शब्द है। शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा तो वो शब्द है। लेकिन उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, जैसे मान लो कि हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, तो उसी शब्द को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर दिए तो उस शब्द शब्द ना होकर के क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यानी कि शब्द का जब अकेला स्वतंत्र रूप से शब्द प्रयोग होगा तो उस शब्द हो जाएगा। लेकिन उसी शब्द को उठा करके जब आप सेंटेंस में, वाक्य में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। जैसे मान लो किताब, किताब है तो किताब ले लो या कलम ले लो, ये सब शब्द है। लेकिन अगर तुम लिख दो कि जैसे यह अंग्रेजी की किताब है, तो किताब यहाँ सेंटेंस में आ जाएगा तो क्या है? पद कहलाएगा, है ना। तो शब्द और पद में आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा कि शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा तो शब्द है, लेकिन उसी शब्द को जब उठा करके वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो शब्द शब्द न होकर के क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। अब जैसे देखिए, वाक्य किसको बोलते हैं? तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब आप शब्दों को मिलाइएगा और उसका एक मीनिंग निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा, तो वाक्य होगा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, क्योंकि राम विद्यालय जाता है तो ये सार्थक, एकदम सार्थक समूह है, क्रमबद्ध समूह है, तो ये वाक्य कहलाएगा। ठीक ना। देखिए, जैसे वाक्य के दो अंग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग। आप सुने होंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और विधेय यानी कि प्रीडिकेट। तो उद्देश्य किसको बोलते हैं? कर्ता। जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मान लो राम पत्र लिखता है तो इसमें राम उद्देश्य है। सीता विद्यालय जाती है तो इसमें सीता उद्देश्य है, क्योंकि राम और सीता के बारे में बताया जा रहा है।
तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाएगा वो उद्देश्य होगा। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सचिन दौड़ता है तो इसमें सचिन उद्देश्य है। सीता पत्र लिखती है तो इसमें सीता उद्देश्य है, क्योंकि इसमें सचिन के बारे में बताया जा रहा है, इसमें सीता के बारे में बताया जा रहा है। विधेय किसको बोलते हैं? प्रीडिकेट। वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो भी बचेगा वो सब विधेय कहलाएगा। जैसे मान लो वाक्य में केवल उद्देश्य को तुम हटा दो, बाकी जितना बच जाएगा सब विधेय कहलाएगा। जैसे मोहन अंग्रेजी पढ़ता है तो मोहन के बारे में बताया गया है तो मोहन उद्देश्य होगा, लेकिन मोहन को छोड़ करके जितना बच गया ये सब विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम के बारे में बताया गया है तो राम तो उद्देश्य होगा, लेकिन राम को छोड़ करके जितना बच गया उसको हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। अब देखो वाक्य के भेद। अब क्या है वाक्य के भेद? तो वाक्य के तो वैसे दो प्रकार से वाक्यों को बांटा गया है, एक रचना की दृष्टि को से और एक तुमको अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल या साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये जो सरल या साधारण वाक्य जो होता है ये क्या होता है? देखो, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसको हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब उसमें एक कर्ता और एक कर्म होगा, मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे वाक्य के 3 भेद होता है ना, तो पहले वाक्य क्या होगा? साधारण या सरल वाक्य। तो वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा उसको हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे देखो राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें उद्देश्य क्या है? राम है, तो उद्देश्य तो एक ही है और विधेय भी क्या वो है? एक ही है। शिल्पी पत्र लिखती है तो शिल्पी, इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। राम का दोस्त पटना जाता है, राम का दोस्त, इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? राम का दोस्त। और उद्देश्य को छोड़ करके जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। तो ये जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, मतलब तुम सोच सकते हो सिंपल टर्म में, जो पढ़ने में बहुत आसान होगा, एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रियाएं होंगी सामान्य तौर पर, वो क्या होगा? साधारण या सरल वाक्य हो जाएगा। वाक्य का 2 और भेद है रचना के आधार पर, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसको मैं अगले वीडियो में वाक्य तुम्हारा पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अभी मैं जितना बताया हूँ यकीन है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उसको मैं और विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। जी धन्यवाद।